भारत का कैदी कैंप नंबर 45 फतेहगढ़। पाक फौज के 5 अफसरों के फरार की दास्तान। सैकड़ों फुट लंबी सुरंग खोदकर पूरे भारत से गुजरकर पाकिस्तान पहुंचने की सच्ची कहानी। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। कैदी कैंप के अंदर हमें शनाख्ती कार्ड बनवाने का हुक्म मिला था, जिस पर हमारे फोटो जिस्मा थे। हमने फरार के इरादे के पेश नजर इन कार्डों के लिए अपने हुलिये बिगाड़ने शुरू कर दिए थे और दाढ़ी मूछें बढ़ा ली थी और उसी हुलिये में हमारे फोटो लिए गए थे। अब कैंप से निकले तो इस बहरूप को उतारना जरूरी था, इसलिए हम हज्जान की मशीन चुरा लाए। हमने उस मशीन से दाढ़ियां साफ की, कपड़े जूते उतारे थे वो करीब ही एक गंदे नाले में फेंक दिए। हमें ये नाला पार करना था। बहुत दूर निकल गए मगर कोई पुल नजर न आया। फिर हमें जो पुल नजर आया वो कैंप के मेन गेट के साथ वाले वॉच टावर के साथ था। वहां से नाला पार करना बेहद खतरनाक था, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था। नाले में से गुजरना शक पैदा करता था। हमने अल्लाह का नाम लिया और नाला पार कर गए। हम सड़क पर न गए, चलते चलते हम जवानों की बैरकों के करीब से गुजरने लगे और फिर एक सड़क आ गई जिसके मुतालिक हमारा ख्याल था कि रेलवे स्टेशन की तरफ जाती है। चूंकि ये छावनी का इलाका था और वहाँ कैदी कैंप भी था, इसलिए हमें कई जगह संतरी नजर आए। हम खुद एतमादी से चल रहे थे, चाल मशकूक नहीं थी। किसी एक संतरी ने भी हमें रोका नहीं। इसकी एक वजह यह भी थी कि रात के अभी 8 बजे थे। आगे रेलवे का फाटक आ गया, उससे रेलवे लाइन अबूर की तो आगे सड़क 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। एक राह चलते आदमी से रेलवे स्टेशन का रास्ता पूछा तो उसने बता दिया। हमने ये इरादा किया था कि रेलवे स्टेशन जाकर वहां से साइकिल रिक्शा लेंगे और उस पर फर्रुखाबाद आ जाएंगे। फतेहगढ़ से हम गाड़ी पर सवार नहीं होना चाहते थे, क्योंकि खतरा था कि कैंप का कोई अफसर या कोई ऐसा हिंदुस्तानी मिल जाए जो हमें पहचान ले। वहां तक जाने की जरूरत न पड़ी। रास्ते में ही एक साइकिल रिक्शा मिल गया। हमारे पास हिंदुस्तानी करेंसी थी। उसे फर्रुखाबाद चलने को कहा, लेकिन उसने 3 आदमियों को बिठाने से इनकार कर दिया। हम पैसे बचाना चाहते थे मगर रिक्शे वाले को ज्यादा पैसे पेश करने पड़े और वो मान गया। रिक्शे वाला 16 साल की उम्र का मुसलमान लड़का था। उसने रिक्शा चलाया तो उसकी जबान भी चल पड़ी। उसने कुछ इस तरह की कहानी सुनानी शुरू कर दी कि उसके बाप के पास 4 घोड़े हुआ करते थे, मगर अब वो रिक्शा चलाने पर मजबूर है। उसकी सिर्फ माँ ही है। 12 घंटों की मुशक्कत से बमुश्किल पेट भरता है। हमने उसे बताया कि हम भी मुसलमान हैं तो वो और खुलकर बातें करने लगा। उसने यहाँ तक कहा कि हिंदू कुछ खुदगर्ज मुसलमानों के साथ मिलाकर हिंदुस्तान के मुसलमानों का खात्मा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने उससे हिंदुस्तान की हुकूमत के मुताल्लिक राय पूछी। उसने कहा कि जनाब, अब वो बातें कहाँ जो सुनते हैं कि खान लोगों के दौर में थीं, अब तो हुकूमत पंडितों के हाथ में आ गई है। हमने बातों बातों में उससे अपने काम की बहुत सी मालूमात ले ली। फर्रुखाबाद पहुंचे। मुंह हाथ धोने की जरूरत थी। इरादा था कि मुंह हाथ धोकर स्टेशन पर जाएंगे और गाड़ी से लखनऊ चले जाएंगे। एक नल नजर आ गया। साइकिल रिक्शा रुकवाया, नल पर हाथ मुंह धोकर तौलिए से खुश किया और कंघी की। फिर रिक्शे पर बैठे और उसे कहा किसी ऐसी जगह ले चलो जहां खाने पीने को कुछ मिल जाए। वो कुछ देर चल कर रुक गया और एक तरफ इशारा किया कि हम वहां चले जाएं। हम उतर कर उधर गए और जब इमारत के अंदर दाखिल हुए तो शराब की बदबू ने हमें रोक लिया। ये शराब खाना था। वापस आकर रिक्शे वाले से कहा कि हम मुसलमान हैं और तुमने हमें शराब खाने भेज दिया। वो बेचारा पीने को कुछ और समझा था। बहुत शर्मसार हुआ और हमसे माफी मांगी। हमने उसे कहा कि हम कोई ठंडी चीज पीना चाहते हैं। वो रिक्शा एक गली में ले गया और छोटे से एक होटल के सामने रुका। हमारे कहने पर वो होटल से 3 बोतलें ले आया। मैंने उसे पैसे देकर कहा कि अपने लिए और मेरे लिए पान ले आए। वो हमारे साथ खुलूस से ताउन कर रहा था। नादिर और तारिक ने कभी पान नहीं खाया था। उसने हमें फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन तक पहुंचा दिया। अच्छा खासा स्टेशन है। मालूमात की खिड़की से मालूम हुआ कि लखनऊ जाने वाली गाड़ी कितने बजे जाती है। बताया गया 12 बजे आएगी। अभी 9:30 बजे थे। इतना इंतजार मुहाल था और खतरनाक भी। हम प्लेटफॉर्म पर एक अंधेरी जगह जा बैठे। वॉच एंड वार्ड का एक संतरी आ गया और हमसे पूछा कि हम यहाँ क्यों बैठे हुए हैं। हमने जवाब दिया कि गाड़ी के इंतजार में बैठे हुए हैं। वो चला गया। हमारी ज़हनी कैफियत में बेचैनी थी। हर आदमी हमें संतरी मालूम हो रहा था। कहीं से जरा सी भी आहट और आवाज सुनाई देती तो हम चौंक उठते, जैसे कोई हमारा ताक़ुब कर रहा हो। हम दिल ही दिल में खुदा से इल्तिजा कर रहे थे कि कैंप में अभी हमारे फरार का पता हिंदुस्तानियों को न चला हो। 11 बज गए तो हमने टिकट खरीदने का फैसला किया। मैं टिकट लेने गया। लखनऊ के 3 टिकट मांगे। मैंने 100 रुपए का नोट दिया तो बुकिंग क्लर्क ने नोट को गौर से देखकर मुझे वापस दे दिया। कहने लगा कि ये पानी से खराब हो गया है। उसे दूसरे नोट दिखाए, सब वैसे ही थे। हुआ ये था कि मैंने ये हिंदुस्तानी नोट मोमी कागज में लपेट कर कैंप में जमीन में दबा दिए थे। बारिशों का पानी अंदर जाता रहा जिससे नोट खराब हो गए थे। मैंने बुकिंग क्लर्क की मिन्नत समाजत की और कहा कि मुझे बहरहाल लखनऊ जाना है।
मगर उसने ये नोट कबूल करने से इनकार कर दिया। ये अब बहुत ही तकलीफदेह मसला था। मैंने स्टेशन पर घूमते फिरते मुतअद्दिद आदमियों से नोट के खुले पैसे मांगे, मगर किसी ने भी टूटे पैसे न दिए। बाहर की दुनिया के इस पहले मसले ने दिल पर बड़ी जबरदस्त ज़रब लगाई, लेकिन मैंने हौसले और इस्तक़लाल को इतनी जल्दी मजरू न होने दिया। इंसान घबरा ना जाए, आसान खता न होने दे तो अक्ल राहबरी करती है। मेरे दिमाग ने एक रास्ता दिखा दिया। ये रास्ता किसी ऐसी दुकान को जाता था जो रात 11 बजे खुली हुई मिल जाए और मैं उससे कुछ खरीद लूं और उसे 100 रुपए का ये हिंदुस्तानी नोट दे दूं। मैं उस रास्ते चल पड़ा। रेलवे स्टेशन से निकला, सामने मिठाई की एक दुकान थी। मैं उसी की तरफ चल पड़ा। उधेड़ उम्र का एक लाला दुकान पर आलती पालती मारे बैठा हुआ था। मैंने नमस्ते कहकर कहा कि आधा सेर मिठाई दे दें। लाला जी ने मुझे गौर से देखा। उसके माथे पर शिकन देखकर मैं चौंका। ये शिकन बेमानी नहीं थी। क्या मेरे चेहरे पर लिखा था कि मैं मफरूर जंगी कैदी हूँ? उसने कहा, अरे साहब, शेरों को हिंदुस्तान से देश निकाला मिले मुद्दत हो गई है, आप अभी तक उन्हें सीने से लगाए हुए हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। हिंदुस्तान में शेर नहीं किलो चलते हैं। लोग शेरों छटाकों को भूल चुके हैं। मैंने बात बदली और कहा, लाला जी, नई चीज तो सबको प्यारी लगती है, मगर अजमत इसमें है कि आप पुरानी चीजों को दिल से उतार न दें, कभी कभी उन्हें याद कर लिया करें। कुछ ऐसी ही बातों बातों में मैंने 100 रुपए का नोट उसे दे दिया। उसने नोट उलट पलट कर देखा। वो नोट कबूल करने के मूड में नहीं लग रहा था। मैंने कहा, पानी से कुछ खराब हो गया है, आप तो इसे कल बैंक में जमा करवा सकते हैं, मैं इस गाड़ी से जा रहा हूँ। उसने नोट ले लिया और आधा किलो मिठाई तोल कर दे दी। आप मेरी उस वक्त की मुसर्रतों का अंदाजा नहीं लगा सकते जब मेरा खराब नोट भी टूट गया और उसके साथ आधा किलो मिठाई भी मिल गई। मैं मिठाई और बाकी पैसे लेकर फातिहाना चाल चलता बुकिंग क्लर्क के पास गया। लखनऊ के 3 टिकट खरीदे और अपने साथियों के पास गया। मैं इस कदर खुश था कि अगर अपने ऊपर काबू न पा लेता तो मिठाई बुकिंग क्लर्क को दे देता। मुझे ये भी याद आ गया कि हमने कुछ खाया नहीं था, मगर मिठाई खाने लगे तो मालूम हुआ कि हम नहीं खा सकेंगे। तबीयत पर जो हैजानदारी था उसने भूख मार दी थी। यूं मालूम हुआ जैसे वक्त की रफ्तार बहुत कम हो गई है। 11:15 बजे तक मालूम हुआ कि गाड़ी की रफ्तार भी कम है और आधा घंटा लेट आ रही है। इस इत्तला ने हमें परेशान कर दिया। वहाँ तो एक मिनट कीमती था और कहाँ पूरे 30 मिनट तबाह हो गए। आखिर 12:30 बजे गाड़ी के इंजन की रोशनी नजर आई। 30 रोजे रखकर ईद के चांद की इतनी खुशी नहीं होती जितनी हमें गाड़ी को देखकर हुई थी। गाड़ी प्लेटफॉर्म तक आई और रुकी। हमारे दिल और जोर से धड़के। खुदाए जुल जलाल से मदद और हिफाजत की दुआ की और एक डिब्बे में चढ़ गए। रश तो नहीं था, लेकिन बाज मुसाफिरों ने लेटकर सीटों पर कब्जा कर रखा था। कुछ मुसाफिर खड़े थे, हम भी खड़े हो गए और इंजन ने रवानगी की विसल दी। मेरी कैफियत ये हो रही थी कि जी में आ रहा था कि नीचे उतरकर गाड़ी को इतनी जोर से धक्का दूं कि फौरन ही हवा से बातें करने लगे। गाड़ी चली और फर्रुखाबाद के रेलवे स्टेशन से निकल गई। शहर की बत्तियां नजरों से ओझल हो गईं तो मैंने सुकून की आह ली, मगर गाड़ी ने अगले स्टेशन पर रुककर सुकून तबाह बर्बाद कर दिया। ये स्टेशन फतेहगढ़ था, जहां से हम फरार हुए थे और जहां से हम इस गाड़ी पर सवार नहीं होना चाहते थे कि पकड़े जाएंगे। हम दूसरे स्टेशन से जाकर सवार हुए तो गाड़ी हमें फतेहगढ़ ले आई। हर लम्हा ये तवक्को थी कि मिलिट्री पुलिस डिब्बों की तलाशी लेती हमारे डिब्बे में भी आएगी और फिर हम अपने कैंप में पहुंचा दिए जाएंगे। हम मोहतात और होशियार हो गए। नजरें दरवाजों और खिड़कियों पर लगा दी। 5 मिनट 5 दिनों की रफ्तार से गुजरे और गाड़ी खैरियत से चल पड़ी, मगर थोड़ा सा चलकर रुक गई। अब खैरियत नहीं थी। गाड़ी का यूं रुकना बेमानी और बेमकसद नहीं था। अब हम मिलिट्री पुलिस और दीगर फौजियों की राह देखने लगे। हमें फरार हुए 3.5 घंटे हो चुके थे। ऐन मुमकिन था कि हिंदुस्तानियों को हमारे फरार का खोज मिल गया हो। हम तीनों दूसरी तरफ दरवाजे के साथ हो गए कि चेकिंग वाले जूं ही अंदर आए हम उस दरवाजे से निकल जाएं। मेरा दिल इतनी जोर से उछलता था कि बहुत ज्यादा कोशिश से उसे हल्क से नीचे अपनी जगह तक धकेलना पड़ता। बाहर कोई बड़बड़ाता और कोसता जा रहा था, जिससे अंदाजा हुआ कि इंजन में कोई खराबी पैदा हो गई है। मैंने भी दिल में इंजन को बुरा भला कहा। उसे अपने अंदर खराबी पैदा करने के लिए कोई और दिन मुंतखब करना चाहिए था। हमें पूरे 40 मिनट भी यकीनी और खदशात में गुजारने पड़े। इंजन ने विसल दी और गाड़ी ने हरकत की। उस वक्त तक हमारे आसाब शल हो चुके थे। हम चंद एक मुसाफिरों के साथ अभी तक डिब्बे में खड़े थे, जबकि चंद एक मुसाफिरों ने लेटकर सीटों पर कब्जा जमा रखा था। उनमें इतनी मुरव्वत नहीं थी कि जरा सिमट कर बैठें और दूसरों को जगह दें। मेजर नादिर परवेज से रहा न गया। एक सीट पर एक मोटा भद्दा लाला लेटा हुआ था। मेजर नादिर ने उसे शराफत से कहा कि जरा पांव समेट ले। उसने पांव समेटने की बजाय मेजर नादिर को घूरना शुरू कर दिया। मेजर नादिर भूल गया कि वो मफरूर जंगी कैदी है। उसने हाथ लंबा करके लाले की टांगे परे धकेल दी। लाले ने कहा, ताकत आजमाई का इरादा है। हम जानते थे ये लाले की गीदड़ भभकी है। मेजर नादिर ने चैलेंज कबूल कर लिया और ताकत आजमाई के लिए तैयार हो गया। मैंने उसे इशारा किया कि खामोश रहो, हमारी पोजीशन बहुत नाजुक है, झगड़ा बढ़ सकता है। हम तो इन हिंदुओं से जले बैठे हुए थे। गुस्से और इंतकाम से बेकाबू होकर हम उस लाले की बहुत बुरी हालत कर सकते थे, लेकिन पकड़े जाने का खतरा था। रात गाड़ी में गुजर गई और सुबह के उजाले में कानपुर पहुंची।
कुदरत ने हमारे ऊपर से रात की तारीकी का पर्दा उठा लिया था। अब बहुत ही ज्यादा एहतियात की जरूरत थी। हमने कानपुर पहुंचने से पहले आपस में सलाह मशवरा किया था कि लखनऊ उतर जाए या कानपुर उतर कर दिल्ली की गाड़ी पकड़ें। गाड़ी को लखनऊ सुबह 8 बजे पहुंचना था। लखनऊ जाने में ये खतरा था कि वहां जंगी कैदियों का हेडक्वार्टर था। हम जानते थे कि सुबह गिनती के वक्त हमारा फरार बेनकाब हो जाएगा। उसकी फौरी इत्तला लखनऊ हेडक्वार्टर को दी जाएगी। हेडक्वार्टर फौरी तलाश का हुक्म देगा। हमने ये खतरा महसूस किया कि हो सकता है कि हमारे लखनऊ पहुंचने से पहले हमारे फरार की इत्तला पहुंच चुकी हो। रात को फतेहगढ़ से गुजरने वाली यही एक गाड़ी थी। इसे रोककर इसकी तलाशी ली जा सकती थी। हम हल्का सा खतरा मोल लेने को तैयार न थे। हम इस इरादे से कानपुर उतर गए कि यहीं से दिल्ली को रवाना हो जाएंगे। कानपुर हिंदुस्तान के बड़े शहरों में से एक है और ये हिंदुस्तान का पहला बड़ा शहर था जिससे हमारा गुजर हुआ। ये सनती शहर है। हमने गुज़श्ता रोज अपनी दाढ़ियां मशीन से साफ की थी। एक दूसरे के चेहरे देखकर अंदाजा होता था कि हमारी दाढ़ियों की मौजूदा शक्ल क्या है। यूं मालूम होता था जैसे किसी अनाड़ी ने घास काटी हो। रेलवे स्टेशन से निकलकर एक मुसलमान हज्जाम की दुकान नजर आई। वहां जाकर सलीके से शेव करवाई। फिर हम एक होटल में चले गए। एक मुद्दत बाद अच्छा नाश्ता किया। यूं महसूस हो रहा था जैसे कैदी कैंप के 9 महीनों ने हमारे जायके की हिस्स मुर्दा कर दी है। कैंप के अध पके और घटिया खाने खा खाकर हम अच्छे बुरे जायके और ज़ौक से नाशना हो गए थे। होटल के नाश्ते ने जिस्मों में ताजगी पैदा कर दी और फिर रेलवे स्टेशन के अंदर चले गए। हम दुश्मन के पेट में घूम फिर रहे थे। उसका बच्चा बच्चा और जर्रा जर्रा हमारा दुश्मन था। जरा से शक पर कोई हमें रोक लेता तो हमें छुड़ाने वाला या हल्की सी भी मदद करने वाला कोई नहीं था। स्टेशन के बुक स्टॉल से हमने रेलवे टाइम टेबल खरीदा जिसने बाद में हमारी खूब रहबरी की। दिल्ली के लिए एक गाड़ी 7:30 बजे रवाना होती थी। हमने टिकट लिए और गाड़ी के एक डिब्बे में सवार हुए, लेकिन हम इकट्ठे नहीं बैठे, एक दूसरे से दूर दूर बैठे। हमने ये तय किया कि सफर के दौरान इस अंदाज से इकट्ठे होंगे जैसे हम एक दूसरे को पहले से जानते हों और गाड़ी में अचानक या इत्तेफाकिया मुलाकात हो गई हो। इसके अलावा हमने अपने नाम भी रख लिए थे। सफर के दौरान हमें एक दूसरे को उन्हीं नामों से पुकारना था। मैं रहीम बन गया, मेजर तारिक सलीम और मेजर नादिर का नाम नईम रखा गया। मेरे सामने वाली सीट पर 2 हिंदू औरतें बैठी सिंधी में बातें कर रही थीं। मैं सिंधी नहीं हूँ, लेकिन वहीं जना पला हूँ, इसलिए सिंधी रवानी से बोल सकता हूँ। मेरा खानदान हिंदुस्तान से हिजरत करके सिंध में आबाद हुआ था। मैंने उन औरतों के साथ सिंधी में बातें शुरू कर दी। वो बहुत खुश हुई। गाड़ी चली जा रही थी। फतेहगढ़ दूर पीछे रह गया था, मगर कभी यूं दिल पर घबराहट सी छा जाती जैसे फतेहगढ़ का कैंप अपनी खारदार तारों और वॉच टावरों समेत मेरे ताक़ुब में आ रहा हूँ। मैंने ऐसी घबराहट को सिंधी जबान में उन औरतों के साथ गपशप में डुबो दिया और दोपहर का वक्त आ गया। अब भूख का एहसास होने लगा, मगर ये मेरे लिए या किसी फौजी के लिए कोई मसला नहीं। हम फौजी लोग भूख और नींद से कभी मगलूब नहीं हुए। इतने में उन हिंदू औरतों ने एक बर्तन खोला और उसमें से घर की रोटियां और सालन निकाला। उन्होंने मुझे खाने की दावत देकर परेशान कर दिया। परेशानी ये थी कि रोटियां और सालन देखकर मेरी भूख चमक उठी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर फौजियत तारी की और उनको बसत शुक्रिया टाल दिया। 3 बज रहे थे जब एक स्टेशन से हमने 1 रुपए की पूड़ियां और 4 आने की तरकारी ली। उस वक्त तक हम तीनों इकट्ठे हो चुके थे। एक पूरी के 2 निवाले बनते थे। तरकारी किसी दरख्त के पत्ते में थी। हमें ये सोचकर न जाने कितना अरसा हिंदुस्तान में ही घूमना पड़े। कंजूसी से बढ़कर किफायत शारी का फैसला था। हमने जो तरकारी ली थी वो खत्म हो गई। पूरियां बच गईं। बचने से मुराद ये नहीं कि हमारे पेट भर गए थे, बल्कि ये कि तरकारी इतनी थोड़ी थी कि पूरियों का साथ न दे सकी। हमने मजीद 2 आने की तरकारी ली और पूरियां खत्म हुई। इस खाने से हमारी भूख मुतमईन नहीं हुई थी, सिर्फ सहारा मिल गया था। हमने खाने का वक्त 3 बजे इसलिए मुकर्रर किया था कि रात का खाना नहीं खाएंगे। मुसाफिरों की बातों से मालूम हुआ कि आगरा आने वाला है और गाड़ी ताजमहल के करीब से गुजरेगी। हम तीनों साथियों ने एक दूसरे को देखा। हम तीनों पर ताजमहल के तसव्वुर ने जज्बात का गलबा तारी कर दिया था। मुझे मालूम नहीं था कि आगरा कितनी दूर रह गया है। मैंने ताजमहल देखने के लिए पहले ही सर खिड़की से निकाल लिया और मेरी नजरें उफक को खोजने लगी, जहाँ से ताजमहल को उभरना था। काफी इंतजार के बाद 2 सफेद सफेद मीनार और एक गुंबद नजर आया। वो था ताजमहल जो गाड़ी की रफ्तार से करीब आ रहा था। फिर हिंदुस्तान पर मुसलमानों के दौरे हुकूमत की ये अजीम यादगार अपनी पूरी आबोताब और अजमत के साथ हमारे करीब आ गई। ताजमहल देखकर वो दौरे हुकूमत याद आया जब हिंदुस्तान पर मुसलमानों की हुक्मरानी थी। शाम के 6 बज रहे थे जब गाड़ी दिल्ली की हुदूद में दाखिल होकर निजामुद्दीन औलिया हॉल्ट पर रुकी। हम उतरे और मजार की तरफ चल दिए। मजार के करीब से गुजरकर छोटे से एक बाजार में दाखिल हुए। वहाँ हमें सिंध पंजाब होटल नजर आया। उसी में चले गए। पैसों की कमी बुरी तरह खटकने लगी थी। होटल में कम से कम पैसों से चाय वगैरह मंगवाई और हिंदुस्तान से निकलने के रस्तों पर गौर करने लगे। एक रास्ता नेपाल का था, मगर उसे इस वजह से नजरअंदाज कर दिया कि ये एक आसान रास्ता था जिससे हिंदुस्तानी भी वाकिफ थे, इसलिए खदशा था कि वहाँ हिंदुस्तानी हमारी तलाश में सरगर्म होंगे। दूसरा रास्ता कश्मीर का था। उधर से पंजाब में दाखिल होने पर गौर किया, मगर उस इलाके में रहनुमाई के बगैर जाना खुदकुशी के बराबर था।
तीसरा रास्ता हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पंजाब वाली सरहद थी। उसे उबूर करना मुमकिन नहीं था क्योंकि दोनों तरफ फौजें मोर्चाबंद थीं। फौजों को सरहद पर ऐसे तरीके से मोर्चाबंद किया जाता है कि कहीं शगाफ नहीं रहता। अगर कहीं शगाफ रह भी जाए तो वो गश्ती पार्टियों से पुर कर लिया जाता है। लिहाजा हमने पंजाब की सरहद को भी जहन से उतार दिया था और चौथे रास्ते को ज़ेरे बहस लाए। ये था राजस्थान का वसी व अरीज रेगिस्तान। वहाँ मोर्चाबंदी में हमें शगाफ मिल सकते थे, मगर तजुर्बा, रहनुमाई और पानी के बगैर रेगिस्तान का सफर करना खुदकुशी की एक अजियतनाक और कामयाब कोशिश थी। आखिर में बम्बई की बंदरगाह और समंदर पर गौर किया गया। यही रास्ता मौजू और दूसरों की निस्बत आसान था। हमने उस पर गौर किया कि बम्बई जाकर गैर मुल्की बहरी जहाज से कराची चले जाएं, मगर सबसे बड़ी दुश्वारी ये सामने आई कि इतने लंबे सफर के लिए हमारे पास पैसे नहीं। दिल्ली से बम्बई तक 36 घंटों का सफर था। इससे आप इतने आदमियों के किराए का अंदाजा कर सकते हैं। ये आसान और महफूज राह फरार पैसों की वजह से मसदूद नजर आ रही थी। फिर भी हम वहाँ बैठे तो नहीं रह सकते थे। मुझे अपनी बरादरी याद आई जो अभी तक हिंदुस्तान में है। उनसे मदद मांगने की सोची, मगर मैं बरादरी में से किसी को भी नहीं जानता था। उनके इलाके के मुताल्लिक कुछ मालूमात थी। मैं उन लोगों की और उनके इलाके की निशानदही नहीं करूंगा। नादिर और तारिक ने फैसला किया कि वो दोनों दिल्ली में ठहरेंगे और मैं अकेला अपनी बरादरी की तलाश में जाऊंगा। वो इलाका बहुत दूर था। इस फैसले के तहत हम दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़े। वहां से गाड़ी में सवार होना था। स्टेशन ज्यादा दूर नहीं था। वहां से अपनी मंजिल के स्टेशन की तरफ जाने वाली गाड़ी के मुताल्लिक मालूम किया तो पता चला कि गाड़ी 8:30 बजे जाएगी। घड़ी देखी, 1 घंटा बाकी था। हम दिल्ली स्टेशन के सामने वाले पार्क में वक्त गुजारने के लिए चले गए। उस पार्क के इर्द गिर्द छोटी सी दीवार है। मैंने अपने हाथ से सिला हुआ पाजामा पहन रखा था। सीधे रास्ते से जाने की बजाय मैं दीवार फलांगने लगा तो मेरे हाथ के लगे हुए पाजामे के टांके टूट गए। सिलाई उधड़ गई। नॉर्मल हालात में पाजामे का यूं उधड़ जाना दिलचस्पी और तफरीह का बायस बनता, मगर फरार की हालत में ये अजीम नुकसान साबित हुआ। हम फौजी थे। ऐसी जरूरियात का सामान हर वक्त साथ रखने के आदी थे। सुई धागा मेरे पास था। मैंने पाजामे की मुरम्मत शुरू कर दी जो उन लोगों की दिलचस्पी का बायस थी जो हमारे करीब से गुजरते हमें देख रहे थे। हम 8:15 बजे पार्क से उठे। मैंने अपनी मंजिल का टिकट खरीदा और गाड़ी में जा सवार हुआ। गाड़ी चली तो नादिर और तारिक ने हाथ हिलाकर अलविदा कहा। मैं उन्हें देखता रहा, हत्ता कि हम एक दूसरे की नजरों से ओझल हो गए। एक सवाल ने मुझे परेशान कर दिया था कि क्या हम दोबारा मिल सकेंगे। खुदाए जुल जलाल की ज़ाते बारी के सिवा इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता था। मुझे अपने उन दोस्तों से कम से कम 2 दिन दूर रहना था। ज्यादा दिन भी लग सकते थे और कोई अनहोनी भी हो सकती थी। मैं अब तन्हा था। खुदा से मदद की इल्तिजा की और उस डिब्बे का जायजा लिया जिसमें मैं सवार हुआ था। ये 3rd क्लास का डिब्बा था और गाड़ी पैसेंजर ट्रेन थी। बैठने को जगह नहीं थी। मेरे करीब वाली सीट पर बैठे हुए मुसाफिर मारवाड़ी जबान में बात कर रहे थे। ये जबान राजस्थान के जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर के इलाकों में बोली जाती है। दिल्ली में भी ये जबान कहीं कहीं सुनने में आती है। आपके लिए ये इत्तला शायद दिलचस्प हो कि मारवाड़ी मेरी मादरी जबान है। मैं सीट पर बैठे हम सफरों से मारवाड़ी में बातें करने लगा। इससे ये फायदा हुआ कि उन्होंने मुझे बैठने की जगह दे दी। रात भर के सफर के बाद मैं मंजिल पर पहुंच गया। सुबह के 7 बज रहे थे जब मैं रेलवे स्टेशन पर खड़ा सोच रहा था कि अपनी बरादरी के लोगों तक कैसे पहुंचूं। मुझे उनके ठिकाने का इल्म नहीं था। पाकिस्तान में अपने बुजुर्गों ने उनके मुतालिक जो कुछ बताया था वो उसी इलाके की निशानदही करता था। मैं उसे एक मौजज़ा और अल्लाह की खुसूसी करम नवाजी कहूंगा कि एक कुल्ली से अपनी बरादरी के लोगों के और अजीजों के मुतालिक पूछा तो उसने वसूख से बताया कि वो लोग कहाँ रहते हैं। मैं वहां चला गया। मैं सोच ही रहा था कि बात किससे करूं और कैसे करूं। यहाँ लेने के देने भी पड़ सकते थे। मैंने किसी बड़ी उम्र के आदमी के साथ बात करना मुनासिब समझा। एक मोमर आदमी नजर आया। उसे जाकर सलाम और मुसाफा करके कहा कि वो मेरी बात जरा इत्मीनान से सुने। मैंने अपने वालिद साहब का हवाला दिया। ये बुजुर्ग इंसान मेरे वालिद साहब को जानते थे। उनका नाम सुनते ही उन्होंने हर तरह की मदद का वादा किया और मुझे अपने घर ले गए। मैंने उन्हें बताया कि मैं उनकी खिदमत में क्यों हाजिर हुआ हूँ और कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। उन्होंने गहरी दिलचस्पी से मेरी रोएदाद सुनी। उनके अंदाज से मुझे यकीन हो गया था कि मैं गलत हाथों में नहीं फंसा। मैं देख रहा था कि वो आंसू रोकने की कोशिश कर रहे थे मगर कामयाब ना हो सके। जज्बातियत का ऐसा गलबा हुआ कि वो बच्चों की तरह रोने लगे। ये एक मुसलमान के आंसू नहीं थे। ये हिंदुस्तान के हर एक मुसलमान का गिरिया था, बल्कि ये दुनिया भर के मुसलमानों की आहुजारी थी। आलम इस्लाम की बदबख्तियों पर कोई जितना भी रोए कम है। उन्होंने वो सारा दिन मुझे अपने पास रखा, रात भी रखा और गिला किया कि मैं अपने दोस्तों को दिल्ली क्यों छोड़ आया हूँ। इस पर वो अफसोस कर रहे थे। मैंने उन्हें अपनी मजबूरी बताई। रात गए तक वो मेरी सुनते और सुनाते रहे। मेरे पाजामे को उन्होंने मशीन से सिलवा दिया। इससे ये पाजामा बाइज्जत पाजामों की सफ में शामिल हो गया। आधी रात के बाद हम सोए और जब आंख खुली तो सूरज ऊपर आ गया था। गाड़ी शाम 7 बजे जाती थी। ये दिन भी गुजरा। मेरे उस मोहसिन बुजुर्ग ने मुझे काफी पैसे देकर रुखसत किया था। यही हमारी जरूरत थी जो उन्होंने पूरी कर दी।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।